Hello everyone, welcome to Standard Biology. Myself Sonia. So today I am going to discuss about intermediate filaments. In my previous videos, I already discussed about the remaining two components of cytoskeleton, that is microtubule and microfilament. सो अगर आप वो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बारे में अगर डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेफरेंस लिया है मैंने आज की वीडियो कंटेंट के लिए। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साइटोस्केलेटन जो है वो तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, दैट इज एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलके बना होता है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है वो बीच का होता है, मतलब उसका जो डायामीटर होता है वो किसके बीच का होता है, एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच का होता है। जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं उनका डायामीटर 7 नैनोमीटर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का डायामीटर जो है वो 25 नैनोमीटर का होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं इनका डायामीटर 10 से 12 नैनोमीटर का होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस के अंदर भी इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूक्लियर जो इनर न्यूक्लियर एनवलप है उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर लेमिना, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टी है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो बहुत ज़्यादा हेट्रोजिनस नेचर का होता है। जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट में हमने देखा था कि वो एक ही टाइप की सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन अगर हम बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, इंटरफिलामेंट की सब यूनिट्स जिनसे मिलके ये बना होता है। सो किस टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट है, किस सेल में उस इंटरमीडिएट फिलामेंट को फंक्शन करना है, उसी टाइप की इंटरफिलामेंट सब यूनिट उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो इसका मतलब वो टिश्यू डिपेंडेंट मैनर में वर्क करती हैं इंटरफिलामेंट सब यूनिट्स, कि जिस टाइप का टिश्यू होगा उसी टाइप की सब यूनिट्स वहां पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है उसकी बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। जैसा कि हम अपने हेयर्स और नेल्स में देख सकते हैं क्या प्रेजेंट होता है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट से ही बने होते हैं हमारे नेल्स भी, हमारे हेयर्स भी। उसके अलावा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वे नॉन पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल में पढ़ा था, वो जो है पोलैरिटी उनमें प्रेजेंट थी। ठीक है, और अगर हम जो फोर्थ यूनिक प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी मोटर प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी मोटर प्रोटीन जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट में प्रेजेंट नहीं होता। अब पोलैरिटी ही प्रेजेंट नहीं है तो मोटर प्रोटीन जो है वो मूव किस साइड करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड। अब क्योंकि यहाँ पे ये नॉन पोलर है तो ये अंडरस्टूड है कि इसीलिए यहाँ पे मोटर प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं होते। उसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये डायनेमिक नेचर का तो होता है, मतलब सब यूनिट को एक्सचेंज तो करता है, लेकिन इसका जो एक्सचेंज का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉलर होता है अगर हम कंपेयर करें माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल से। तो इसीलिए माना जाता है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये हम इंटरमीडिएट फिलामेंट सब यूनिट का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हेट्रोजिनस इंटरफिलामेंट सब यूनिट्स होती हैं, मतलब जो सब यूनिट्स है वो उनका फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करती हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनमें एक ही टाइप का कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक होता है सेंट्रल रोड डोमेन हर सब यूनिट के अंदर, और वो सेंट्रल रोड डोमेन जो है वो क्या होती है, वो अल्फा हेलिक्स होती है, जो कि 310 से 350 अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। उसमें एक सी टर्मिनल रीजन होता है, एक एन टर्मिनस रीजन होता है। एन टर्मिनस को हेड बोलते हैं, सी टर्मिनस को टेल बोला जाता है। और जो ये जो स्ट्रक्चर जो वेरी करते हैं, जो सब यूनिट्स जो हैं उनके बीच में डिफरेंस कहाँ पे है, जो ये एन और सी टर्मिनस जो है इनकी शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है डिफरेंट सब यूनिट्स के अंदर। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट सब यूनिट है वो किस तरीके से एक फिलामेंट की फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक सब यूनिट है। ये सब यूनिट जो है दूसरी सब यूनिट के साथ कोएल्ड फॉर्म में इस तरीके से डाइमर बनाएगी। ठीक है, अब ये जो डाइमर है ये इस तरीके से एक दूसरे के एंटी पैरेलल अरेंज होंगे, दो डाइमर, और इस तरीके से टेट्रामर बनेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनस है, तो इसी कारण इनमें जो एंटी पैरेलल ये अरेंज होते हैं, इसीलिए इनमें पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब जो प्रोटोफिलामेंट है वो कैसे बनता है, ये जो टेट्रामर है, ये टेट्रामर यूनिट इस तरीके से एंड टू एंड अरेंज होती हैं और एक प्रोटोफिलामेंट की फॉर्मेशन करती हैं। और फर्दर जो 8 प्रोटोफिलामेंट है वो क्या बनाते हैं, एक फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, यही सिर्फ जो केरेटिन है, जैसे केरेटिन वाला केरेटिन सब यूनिट है वो केरेटिन फिलामेंट बनाएगी इसी फॉर्म में। डेस्मिन है, वो डेस्मिन में इसी तरीके की सब यूनिट प्रेजेंट होगी, वो भी इसी तरीके से फिलामेंट बनाएगी। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट है फिलामेंट फॉर्मेशन का और सब यूनिट्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी जो है वो प्रेजेंट होगी सब यूनिट्स के अंदर। ठीक है, अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं उनको 5 क्लासेस में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ उनका फंक्शन क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनके बीच में सिमिलरिटी कैसी है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी या फिर जो अमीनो एसिड्स है उनके बीच में जो सिमिलरिटी है, उसके बेसिस पे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है मैमल्स के अंदर उनको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है जिसमें एसिडिक केरेटिन आते हैं, सेकेंड क्लास है जिसमें बेसिक केरेटिन आते हैं। ये दोनों ही टाइप के केरेटिन क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये टिश्यू को स्ट्रेंथ और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं एपिथेलियल सेल्स को। फिर थर्ड टाइप की जो क्लास है इसमें क्या होता है, इसमें डेस्मिन और विमिनेटिन, जीएफएपी, ये सारे जो है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली जो मेसोडर्मल सेल्स होती हैं, जो मेसोडर्मल से जो ओरिजिनेट होती हैं जो सेल्स, उन सेल्स के अंदर जो है वो इस टाइप के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। हम डिटेल में देखेंगे डेस्मिन क्या है, जीएफएपी क्या है, विमिनेटिन क्या है, ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। फोर्थ क्लास है न्यूरोफिलामेंट। न्यूरोफिलामेंट जो है वो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सोन के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब एक्सोन का जो डायामीटर है उसका प्रॉपर डायामीटर रखते हैं एक्सोन का। ठीक है, फिफ्थ में क्या है, जो टाइप फिफ्थ क्लास है उसमें लैमिन्स प्रेजेंट होते हैं। जो फिफ्थ क्लास है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को और उसके ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है, ये फिफ्थ क्लास लैमिन्स। अब हम देखते हैं कि कैसे क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस एनालिसिस से, मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट जो प्रोटीन है उनकी सीक्वेंस एनालिसिस की गई और जो जो कॉमन स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट थे, कॉमन जो टाइप के अमीनो एसिड जो प्रेजेंट थे उसके बेसिस पे जो है 5 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया, जिनमें से जो 4 क्लासेस हैं वो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है और जो 5वीं क्लास है इंटरमीडिएट फिलामेंट की वो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। जो केरेटिन्स होते हैं ये क्लास फर्स्ट और सेकंड में प्रेजेंट होते हैं, देख चुके हैं हम। क्लास थर्ड और फोर्थ फिफ्थ जो पांचों क्लासेस हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं कि ये क्या है, मतलब ओवरऑल बेसिक इनके बारे में। अब हम डिटेल फंक्शन की बात करते हैं। अब इन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का रोल क्या होता है सेल्स में, और कौन से टाइप का जो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है वो किस टाइप का रोल प्ले करता है सेल्स के अंदर, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो केरेटिन है, ये केरेटिन क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एपिथेलियल सेल्स को। पहले क्या होता है, दो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन, जो फर्स्ट टू इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन की जो क्लासेस हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, उसमें एसिडिक और बेसिक केरेटिन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्लास में क्या होता है, एसिडिक केरेटिन, और सेकंड क्लास में बेसिक केरेटिन प्रेजेंट होते हैं। ये जो केरेटिन्स होते हैं, ह्यूमन के अंदर 50 जीन इस केरेटिन के पाए जाते हैं, जिसमें एसिडिक भी शामिल है और बेसिक केरेटिन भी शामिल है। ठीक है, जो केरेटिन सब यूनिट्स होती हैं वो ऑब्लिगेट डाइमर की फॉर्म में होती है। मतलब ऑब्लिगेट का मतलब कि हमेशा जो है वो डाइमर की फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगी, और उनमें ये मस्ट होगा कि एक तो एसिडिक चेन प्रेजेंट होगी उस डाइमर में और एक बेसिक चेन प्रेजेंट होगी।
ठीक है। अब जो केरेटिन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हार्ड केरेटिन और सॉफ्ट केरेटिन। जो हार्ड केरेटिन होते हैं वो हेयर बनाते हैं, नेल्स बनाते हैं। ये जो केरेटिन्स होते हैं इनमें सिस्टीन रेजिड्यू बहुत ज्यादा पाया जाता है, और ये सिस्टीन रेजिड्यू हमें पता है सिस्टीन रेजिड्यू क्या करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड में बनाने में हेल्प करते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड इनमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये जो केरेटिन्स होते हैं इनके ये केरेटिन प्रोटीन जो है वो स्ट्रेंथ उनमें ज्यादा होती है, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो हाइयर होती है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड टाइप का होता है सॉफ्ट केरेटिन, जिनको साइटोकेरेटिन भी बोला जाता है। ये सॉफ्ट केरेटिन या साइटोकेरेटिन जो है वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। देखो जो एपिडर्मल सेल लेयर होती है वो हमारी स्किन बनाती है, ठीक है। उस स्किन में क्या होता है, अब जो एपिडर्मिस होती है उसमें जो लोवेस्ट लेयर होती है सेल्स की, जिसको बेसल लेयर बोलते हैं। बेसल लेयर किसके कांटेक्ट में होती है, बेसल लैमिना के कांटेक्ट में होती है, ठीक है। बेसल लैमिना के कांटेक्ट में होती है। जो ये देखो यहाँ पे बेसल लैमिना के कांटेक्ट में होती है बेसल लेयर जो है सेल, और ये जो है गिवराइज करती है केरेटिनोसाइट्स को। मतलब ये बेसल लेयर है, ये जो लोवेस्ट लेयर होगी सेल की जिसको बेसल लेयर बोलते हैं, ये बेसल लेयर प्रोलिफरेट करेगी। प्रोलिफरेट का मतलब ये जो सेल्स हैं उसकी बेसल लेयर की जो सेल्स होंगी वो डिवाइड करेंगी, ठीक है। कॉन्स्टेंटली वो डिवाइड करेंगी और उनमें से कुछ सेल्स जो है वो केरेटिनोसाइट्स बना देंगी, ठीक है। और जैसे ही वो बेसल लेयर को लीव करेंगी, ये जो केरेटिनोसाइट्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी और वो बहुत सारे साइटोकेरेटिन्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगी। अब ये जो साइटोकेरेटिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन जो कुछ स्पेशलाइज्ड अटैचमेंट सेल्स होती हैं, मतलब अटैचमेंट साइट्स होती हैं सेल्स के बीच में, ठीक है। वहां पे जाके ये जो साइटोकेरेटिन है ये उन अटैचमेंट साइट के बीच में जाके, मतलब जो सेल्स हैं उनके बीच में कुछ अटैचमेंट साइट्स प्रेजेंट होती हैं, वहां पे जाके अटैच हो जाते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं, जो सेल्स हैं उनके बीच में जब अटैच हो जाएंगे तो जो सेल्स हैं उनको एब्रेशन से बचाते हैं, मतलब वियर ऑफ होने से बचाते हैं साइटोकेरेटिन। अगर केरेटिनोसाइट्स जो हैं वो जब वो डाई हो जाते हैं तो उनका जो सारा सेल ऑर्गेनेल वगैरह सब डिसअपियर हो जाता है। ये जो डेड सेल्स होती हैं ये फिर बैरियर बना देती हैं वाटर इवेपोरेशन के लिए, और अगर वाटर का इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सपायरेशन जरूरी है कूलिंग इफेक्ट के लिए बॉडी में, ठीक है। इसीलिए जो स्किन की जो सेल्स होती हैं वो 1 महीने तक ही उनका लाइफ स्पेन होता है और वो रिप्लेस होती रहती हैं। केरेटिन फिलामेंट जो हैं वो डेस्मोसोम के साथ एसोसिएट होते हैं, मतलब डेस्मोसोम में प्रेजेंट होते हैं, और डेस्मोसोम जो है वो क्या करते हैं, सेल टू सेल जो है लिंक, एक सेल को दूसरे सेल के साथ लिंक कराने में हेल्प करते हैं, और उसमें कौन हेल्प करता है, केरेटिन फिलामेंट। उसी तरीके से हेमिडेस्मोसोम जो है, हेमिडेस्मोसोम में भी क्या होता है, केरेटिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक सेल को उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से उसको जोड़ के रखते हैं, ठीक है। केरेटिन फिलामेंट जो हैं वो ऑर्गेनेल्स को भी ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, उसके अलावा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब जो डेस्मिन है, डेस्मिन में क्या होता है, डेस्मिन क्लास थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन की। डेस्मिन जो है इसमें विमेनेटिन भी प्रेजेंट होता है। जो डेस्मिन टाइप का जो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है वो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये एक तरीके से जो इंटीग्रिटी है मसल्स की उसको मेंटेन करके रखता है। कैसे, जो डेस्मिन के जो फिलामेंट हैं वो सार्कोमियर्स को जोड़ के रखते हैं। वो जेड डिस्क हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, जो हमने माइक्रोफिलामेंट जिसमें पढ़ा था उसमें हमने मसल कॉन्ट्रेक्शन के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने जेड डिस्क पढ़ा था। तो जो जेड डिस्क है, दो जेड डिस्क को एसोसिएट करके रखते हैं डेस्मिन फिलामेंट्स, और इस तरीके से जो है इंटीग्रेटिव मसल्स सेल्स में वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा डेस्मिन के अलावा विमेनेटिन प्रेजेंट होता है जो कि मेसेनकाइमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। जीएफएपी एक टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसी क्लास के अंदर,
ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन जो कि ग्लायल सेल्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्लायल सेल्स होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये नॉन न्यूरोनल सेल्स होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उनको। तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट होता है? GFAP एक टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब एक माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें जो डेस्मिन है उसके अंदर म्यूटेशन कर दी। ठीक है। तो क्या देखा गया कि उस माइस के अंदर जो जेड डिस्क है वो मिसअलाइन हो गई, जिसके कारण जो मसल्स है, मसल सेल्स का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाई। उसके अलावा जो ये भी देखा गया उस माइस के अंदर कि जो मॉर्फोलॉजी है और जो लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो भी इस ट्रांसजेनिक माइस में अब नॉर्मल दिखाई दे रही थी। जिसका मतलब क्या है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो ऑर्गेनेल्स को ऑर्गेनाइज करने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। अब टाइप फोर्थ न्यूरोफिलामेंट, जो टाइप फोर्थ न्यूरोफिलामेंट होता है ये जो है ये न्यूरोफिलामेंट्स जो है वो न्यूरॉन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो न्यूरोफिलामेंट होता है इसमें 3 टाइप की सब यूनिट प्रेजेंट होती है, NFL, NFM और NFH, जो कि दैट इज न्यूरोफिलामेंट लाइट चेन, न्यूरोफिलामेंट मीडियम और न्यूरोफिलामेंट हैवी। इनसे मिलके बना होता है न्यूरोफिलामेंट जो कि एक्सोन्स में पाया जाता है न्यूरॉन्स की। और ये जो सब यूनिट्स हैं ये ऑब्लिगेट हेटेरोडाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो तीनों सब यूनिट है LM और H, ये जो तीनों सब यूनिट है इनमें जो डिफरेंस है वो कहाँ पे है? दैट इज साइज जो है सी टर्मिनल डोमेन का, उनके बीच में जो है डिफरेंस है इन तीनों सब यूनिट्स में। अगर एक ट्रांसजेनिक माइस लिया जिसमें क्या था, म्यूटेट कर दिया गया था किसको? न्यूरोफिलामेंट को। तो देखा गया कि जो डायामीटर है एक्सोन्स का वो वहां पे इनकरेक्ट हो गया था। मतलब उस ट्रांसजेनिक माइस में इनकरेक्ट डायामीटर जो है वो एक्सोन का देखने को मिला, जिसके कारण सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है। जो इम्पल्सेस हैं वो प्रॉपरली ट्रेवल नहीं कर पाएंगे अगर डायामीटर एक्सोन्स का चेंज हो जाए तो। फिर एक म्यूटेंट जो है K14 का म्यूटेंट, मतलब ये जो केरेटिन 14 टाइप का जो प्रोटीन होता है इसके अंदर अगर म्यूटेशन कर दी जाए तो क्या देखा जाता है कि जो N और C टर्मिनल जो डोमेन है वो हेटेरोडाइमर तो बना लेंगे लेकिन वो प्रोटोफिलामेंट्स में नहीं अरेंज हो पाते। अगर म्यूटेंट पाया जाता है, अगर म्यूटेंट प्रेजेंट होता है K14 के अंदर तो प्रोटोफिलामेंट्स में अरेंज नहीं हो पाते ऐसे केरेटिन प्रोटीन। एक ट्रांसजेनिक माइस में इस म्यूटेंट को एक्सप्रेस कराया गया K14 प्रोटीन म्यूटेंट को, और देखा गया कि उसके अंदर जो है स्किन अबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही थी। उस माइस के अंदर देखा गया कि जो उसकी जो एपिडर्मिस है उसमें ब्लिस्टरिंग दिखाई दे रही थी, मतलब जो स्किन है वो फटी हुई दिखाई दे रही थी, जो कि सिमिलर होती है किसके? जो ह्यूमन के अंदर एक डिसीज पाई जाती है एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स, उसके अंदर भी सेम सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसा कि इस म्यूटेंट के 14 ट्रांसजेनिक माइस में देखे गए थे। ठीक है। अब लास्ट क्लास है लैमिन्स। लैमिन जो प्रोटीन्स होते हैं ये वाइड स्प्रेड प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन जो है वो हर टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा माना जाता है कि सारे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन जो है वो कहाँ से अराइज हुए हैं? इन लैमिन टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन से ही अराइज हुए हैं। और वो डिप्लीकेशन म्यूटेशन के थ्रू जीन के अंदर, इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हुई, डिप्लीकेशन हुआ, उससे फिर जो अदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है वो बने हैं। ये एक मेजर कंपोनेंट होता है 2 डायमेंशनल मेशवर्क कॉल्ड द न्यूक्लियर लैमिना। मतलब जो लैमिन्स होते हैं वो न्यूक्लियर लैमिना बनाते हैं। वो न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है। ये और यहाँ पे ये क्या है? दैट इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे ये जो येलो फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, ये येलो फाइबर्स क्या हैं? ये है न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है। ये जो जाल दिखाई दे रहा है येलो कलर का ये है न्यूक्लियर लैमिना।
जो न्यूक्लियर लैमिना है ये 3 जीन से इनकोड किया जाता है ह्यूमंस के अंदर, जिसमें एक जीन जो है वो अल्टरनेटिवली स्प्लाइस करके लैमिन ए और लैमिन सी बनाता है, और जो 2 अदर जीन्स हैं वो B1 और B2 लैमिन बनाते हैं। जो बी टाइप का लैमिन है वो ये बी टाइप का जो लैमिन है वो हर टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो लैमिन ए है और लैमिन सी है वो स्पेसिफिक टाइप के ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बी लैमिन्स जो होते हैं ये इनको ट्रांसलेशनली इनको प्रीनाइलेट कर दिया जाता है, और इसी प्रीनाइलेशन के कारण जो है ये जो बी लैमिन्स है ये इनर न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। मतलब अगर ये प्रीनाइलेशन प्रेजेंट ना हो तो जो बी लैमिन्स है वो अटैच नहीं हो पाएंगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ। ठीक है, जो लैमिन प्रोटीन्स होते हैं उसमें भी कोयल रीजन प्रेजेंट होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, और वही अब ये कोयल रीजन होगा, यही क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो ये जो लैमिन प्रोटीन होता है इसके अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, और ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस जो कि एनएलएस सीक्वेंस जो क्या करेगी, इन लैमिन प्रोटीन्स को न्यूक्लियस में टारगेट करेगी। ठीक है, उसके अलावा इसमें लैमिन प्रोटीन में आईजीजी फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। जो लैमिन मैशवर्क है ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। ठीक है, ऐसी सेल्स जिनमें मैकेनिकल स्ट्रेस हाई होता है उसमें जो न्यूक्लियर लैमिनर मैशवर्क जो है वो न्यूक्लियस को मेंटेन करके रखता है। अब जो ऐसी जो सेल्स होंगी जिनमें मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस हाई हो रहा है, जैसे कि अगर हम इंटेस्टाइनल सेल्स की बात करें वहां पे मैकेनिकल स्ट्रेस हाई होता है, तो वहां पे जो न्यूक्लियर लैमिन है वो इस टाइप से प्रेजेंट होगा कि वो उस मैकेनिकल स्ट्रेस से जो है न्यूक्लियस को इफेक्ट ना होने दे। ठीक है, लेकिन जो सेल्स होती हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट होती है प्लांट और फंगल सेल में, ऐसे मैशवर्क की जरूरत वहां पे नहीं है। लेकिन जो सेल्स जो हैं जिनमें मैकेनिकल स्ट्रेस हाई है उनको इस न्यूक्लियर लैमिन की जरूरत है, इस मैशवर्क की जरूरत है, ताकि जो न्यूक्लियस है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो ये जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। लैमिन मैशवर्क जो है वो जो लैमिन है एक साइड से वो क्रोमेटिन से अटैच होता है और दूसरी साइड से वो साइटोस्केलेटन से अटैच होता है। किस तरीके से अटैच होता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे ये इमेरिन प्रोटीन है, ये LBR दैट इज लैमिन बी रिसेप्टर प्रोटीन है। यहाँ पे ये जो लैमिन बी रिसेप्टर प्रोटीन है और इमेरिन है ये न्यूक्लियर लैमिना को जोड़ के रख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर लैमिना है यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो क्रोमोसोम है ये भी इस न्यूक्लियर लैमिना के साथ अटैच है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर लैमिना है जो लैमिन प्रोटीन्स है ये अटैच है साइटोस्केलेटन फिलामेंट के साथ भी। कैसे, ये एक लिंक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जो कि सन डोमेन और कैश डोमेन से मिलके बना होता है। जो सन डोमेन होता है ये लैमिन प्रोटीन को अटैच कराता है कैश डोमेन से, और कैश डोमेन जो है वो फर्दर इंटीग्रेट करता है किसके साथ, साइटोस्केलेटल फिलामेंट के साथ जोड़ता है। इस इस तरीके से जो कैश डोमेन है वो साइटोस्केलेटन फिलामेंट के साथ जुड़ा होता है, और इस तरीके से ये जो लिंक कॉम्प्लेक्स है ये जोड़ के रखता है इस न्यूक्लियर लैमिना को साइटोस्केलेटन से। ठीक है, बहुत सारी 200 नॉन म्यूटेशंस जो हैं वो देखने को मिलती है लैमिन ए जीन के अंदर, और इसीलिए ये जो म्यूटेशंस है इनके कारण बहुत सारी डिसीज होती हैं, और इन सारी डिसीज को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लैमिनोपैथीज। ठीक है, जो फोस्फोराइलेशन है लैमिन ए का, लैमिन बी का और सी का, मतलब जब माइटोसिस होती है उस टाइम पे क्या कर दिया जाता है, लैमिन A B C जो है इनको फोस्फोराइलेट कर दिया जाता है, जिसके कारण ये इंटरमीडिएट फिलामेंट नेटवर्क को तोड़ के अब ये लैमिन डाइमर्स की फॉर्म में आ जाती हैं, और जो है मतलब माइटोसिस के टाइम पे जब न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, मतलब डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, डिग्रेड नहीं डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फोस्फोराइलेशन कर दिया जाता है जो स्पेसिफिक जो CDKs होते हैं उनके द्वारा, और वो लैमिन A B C जो है इनको फोस्फोराइलेट करके लैमिन डाइमर में कन्वर्ट कर देते हैं।
और जो सी टर्मिनल प्रीनाइलेशन है, लामिन बी डाइमर पे क्या होता है, सी टर्मिनस पे प्रीनाइलेशन होता है और उसी प्रीनाइलेशन की वजह से वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होता है। अगर इन फोस्फेट को जैसे ही टीलोफेज आती है, टीलोफेज में क्या किया जाता है, जो स्पेसिफिक फोस्फेटेज होते हैं वो इस फोस्फेट को रिमूव कर देते हैं और फिर से जो लैमिन है उसकी रीअसेंबली हो जाती है, वो लेटेस बना लेते हैं और रीफॉर्मेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का अराउंड द डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।